हेलो, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? देखिए, अपन बात कर रहे थे इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर के भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में, पौराणिक भूगोल की, जिसमें अपन ने पिछली कक्षा में पुराणों के बारे में और पुराणों में जो भौगोलिक जानकारियाँ निहित है उनके बारे में बात की थी, जो अपना एक तरह से पुराणों की ज्ञान का एक पता लगाना था कि इसमें भूगोल के संदर्भ में क्या जानकारी। अब अपना मेन टॉपिक अब शुरू होता है पौराणिक भूगोल का, जिसमें अपन को पुराणों में जो भौगोलिक जानकारियाँ हैं उसके अंतर्गत जो द्वीप है, जो सागर है, जो पर्वत है, जो नदियाँ हैं, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो आज अपन द्वीपों से शुरुआत करेंगे। भाई, पौराणिक समय में कौन कौन से द्वीप थे। अब देखिए, द्वीपों से आप कहीं ये अर्थ मत लगाना कि जो आज अपन जिसको द्वीप कहते हैं पुराणों के समय में भी उसी को द्वीप कहा जाता था, ऐसा नहीं है। आज द्वीप कहा कि अपन किस भाग को कहते हैं, किस क्षेत्र को कहते हैं, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। लेकिन पौराणिक समय में, प्राचीन काल में, चारों ओर से घिरे हुए क्षेत्र को जल नहीं, द्वीप नहीं कहा जाता था। तत्कालीन समय में द्वीप से मतलब था ऐसा भूखंड जिसके दोनों ओर पानी हो, केवल दो ओर से घिरा हुआ हो, उसको द्वीप कहा जाता था। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि वर्तमान में अपन जो जिसे दोआब कहते हैं वो पुराने समय का द्वीप था। और जो प्रत्येक द्वीप है उसके दोनों ओर क्या होता था, सागर होता था, ठीक है। और ये उस समय का द्वीप कहलाता था। लेकिन द्वीप का मतलब उस समय भी देखिए कोई टापू नहीं था, छोटे क्षेत्र नहीं, बल्कि भूखंड, एक बड़े भूखंड से होता था, जिसको अपन पूरा महाद्वीप भी कह सकते हैं, या महाद्वीप का कोई बहुत बड़ा खंड है उसको द्वीप कह सकते हैं। तो प्राचीन समय में जो द्वीप हैं उनको 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिनकी अपन बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, और आप हेडिंग लगाइए, पुराणों में द्वीपों की। हेडिंग लगा ली। अब इसमें 1-2 लाइन लिख लीजिए अपन ने जो भी बात की है, फिर आगे इसकी अपन सभी द्वीपों की बात करेंगे। लिखिए, देखिए, अधिकांश पुराणों में संपूर्ण पृथ्वी को प्राचीन काल में सात द्वीपों में विभाजित बताया गया है। और द्वीप से अभिप्राय यहाँ ऐसे क्षेत्र से रहा है, ऐसे क्षेत्र से रहा है जो दो ओर से जल से घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ हो।
अर्थात द्वीप शब्द का प्रयोग किसी पूर्ण महाद्वीप या महाद्वीप के किसी भूखंड के लिए किया गया और इस भूखंड के दो दिशाओं में सागर की स्थिति बताई गई। पुराणों में वर्णित किए गए भौगोलिक तथ्यों और वर्तमान शोधकर्ताओं ने यह स्पष्ट किया है कि पौराणिक काल में पृथ्वी पर 7 द्वीप थे जो निम्नलिखित है। ठीक है, तो अब इन अपन द्वीपों की बात एक एक ही करेंगे। उससे पहले एक मानचित्र बना लेते हैं जिसमें इन द्वीपों की स्थिति देख लेते हैं। तो आप पहले तो इन द्वीपों के नाम लिख लीजिए, फिर उसके बाद में अपन इनका मानचित्र बनाएंगे। नाम लिखिए। नंबर 1, क्योंकि ऐसे तो आप मैप में क्या लिखोगे, जम्बू द्वीप। नंबर 2, शक द्वीप। नंबर 3, कुश द्वीप। नंबर 4, पुष्कर द्वीप। नंबर 5, क्रौंच द्वीप। नंबर 6, पलक्ष द्वीप। और नंबर 7, सलमली द्वीप। ठीक है, एक बार नाम लिख लीजिए, फिर इसका अपने एक डायग्राम बनाते हैं। मिटा दो। जम्बू, शक, कुश, पुष्कर, क्रौंच, पलक्ष और सलमली। मैप आपको भी बनाना होगा। और ये तो वही मैप है जो अपन लास्ट ईयर खूब सारे बनाते थे।
आप तो सीख चुके हो इन मैपों को, कोई आपको ज़्यादा इनमें जोर नहीं आएगा बनाने में। अपन तो आदी हो चुके हैं इन मैपों की। कुछ याद आ रहा होगा टूटा फूटा कि अपन इन द्वीपों इन मैपों का निर्माण है वो किया करते थे। रोजाना का एक मानचित्र तो बनाना ही होता था अपने को। अब वो काफ़ी दिन हो गए हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो बनाने में। देखिए, थोड़ा सा मानचित्र में फ़र्क आपको लग सकता है, क्योंकि ये अपने आज वाला मानचित्र नहीं है। ये जो तत्कालीन समय का जो पौराणिक ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग ये मानचित्र बनाया जाएगा। आप ये एक बार आउटलाइन साथ साथ में बना लें। बना लो इसको एक बार आउटलाइन को, फिर अपन इसमें द्वीपों के कौन सा द्वीप कहाँ पर उसको बनाते हैं। बना लिया, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ अपन को अलग कलर की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैंने थोड़ा कलर अलग करने के लिए इसको फ्रेम को छोटा कर लिया। अब देखिए, अपन बात करते हैं द्वीपों की। तो सबसे पहले द्वीप की अपन बात करते हैं, वो है अपना, देखिए ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसको अपन एक अलग द्वीप के रूप में बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ से लाइन स्टार्ट कीजिए और ऐसे होते हुए ये वाला जो क्षेत्र है पूरा यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा अपना एक द्वीप हो गया। इसको अपने एक अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ भी ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये पूरा एक ही द्वीप है।
और इस द्वीप का नाम है शक द्वीप। ठीक है, बना लीजिए इसको। फिर बात करें अपन दूसरे द्वीप की, तो देखिए ये यहाँ पर अपन ने इसको छोड़ा है। अब इससे जस्ट ऊपर का जो चित्र है, ये वाला, जिसको अपन यहाँ येलो कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, ये है पुष्कर द्वीप। आज अपन जहाँ पुष्कर देख रहे हैं वो वाला पुष्कर नहीं है। कईयों ने सोचा होगा कि पुष्कर द्वीप तो यहीं पर था, नहीं, ये पुष्कर द्वीप यहाँ पर था। ठीक है, फिर आगे चलें। ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, इसका नाम था सलमली द्वीप। ठीक है, फिर आ जाइए, आगे चलते हैं। ये वाला पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इसका नाम था पलक्ष द्वीप, अरब सागर के पास वाला। हो गया। फिर पलक्ष के बाद में देखिए इधर ये वाला हो गया और इधर ये वाला हो गया। ठीक है, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इसका नाम था कुश द्वीप। ये डायग्राम बनाते रहें आप साथ में। और कुश द्वीप के बाद में आगे चलते हैं। ये पलक्ष के जो ऊपर का भाग था, ये पूरा का पूरा, इसको अगर अपन यहाँ ऐसे ले लें तो ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, ये पूरा यहाँ पर जो द्वीप भी थे कुछ यहाँ, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र हो गया अपने। इस पूरे द्वीप का नाम था क्रौंच द्वीप। ठीक है, और उसके बाद में बीच में जो बच गया अपना, ये पूरा था जम्बू द्वीप। ये जो पूरा क्षेत्र बच रहा है बीच वाला, ये सारे का नाम जम्बू द्वीप था।
ये वाला जो भाग है ना, ये कुछ में आएगा ये वाला। और ये पूरा का पूरा ये अपना ये बेल्ट जो है ये जम्बू द्वीप था। ठीक है। बना लीजिए इसको। बना लिया, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब आप नंबर 1 पे हेडिंग लगाइए जम्बू द्वीप की, जिसमें अपन एक एक की अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनको डिटेल से देखेंगे। ठीक है। देखिए, जम्बू द्वीप को पुराणों में सबसे बड़ा द्वीप माना गया है, और इसको महाभारत काल में भी एक सबसे विशाल द्वीप माना गया था। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो यूरेशिया का क्षेत्र है, पूरा का पूरा यूरेशिया का, इसी को पुराणों में जम्बू द्वीप कहा गया है। और जम्बू द्वीप का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, एकदम सेंटर पॉइंट, यहाँ पर मध्य में मेरू पर्वत की स्थिति मानी गई, जिसे अपन आज पामीर कहते हैं। और इससे फिर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जो पर्वत श्रेणियाँ निकली हुई है। और इस मेरू पर्वत के जो चारों ओर की भूमि है, इसको इलाव्रत कहा जाता था उस समय। इलाव्रत कहा जाता था। तो इसका एक मानचित्र है, उसको अपन देख लेते हैं, उसके बाद में अपन इसकी बात करेंगे। तो आप पहले वो मानचित्र बना लीजिए, हेडिंग लगा दीजिए जम्बू द्वीप, और उसमें मानचित्र बनाना है। मानचित्र बनाते हैं। ये है अपना मेरू पर्वत, और इस प्रकार से इसकी स्थिति है। पूरी तरह से तो गोलाकार नहीं बन पाएगा, देखिए अपने से इतने बड़े अपन महान आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। क्या पता बन भी जाए। देखिए, जिस मैं इतना बुरा बना रहा हूँ, उतना बुरा आपको नहीं बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा ग्लास पे लिखने में दिक्कत होती है। देखिए, यहाँ जो समुद्र है उसका नाम है दूध समुद्र या क्षीर समुद्र, जिसकी अपन बाद में बात करेंगे। तो आप केवल इतना
यही लिख लीजिए भी। तो दूध का समुद्र, दक्षिण में है खारा समुद्र। ठीक है, सेंटर में इसके मेरू पर्वत हो गया। और इसके चारों ओर की जो भूमि है उसको इलाव्रत कहा जाता था। तो यहाँ इसका आसपास का जो क्षेत्र है ये क्या है, इलाव्रत कहलाएगा। और इसके दोनों ओर जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, एक इधर और एक इधर, इसका नाम था गंधमादन। और इसका नाम था माल्यावान। इसके जो सबसे नीचे का क्षेत्र था ये कहलाता था भारतवर्ष। ये उप विभाजन है, ध्यान रखिएगा इस प्रदेश का। और सबसे जो उत्तर का क्षेत्र है इसको कहा जाता था उत्तर कुरु। ठीक है, फिर जो पश्चिम का क्षेत्र है इसको कहा जाता था केतुमाला। ठीक है, और ये जो इसके उत्तर का क्षेत्र है इसको हिरण्यवर्ष कहा जाता था। और ये जो पूर्व का है इसको भी कुरु ही कहा जाता था, ये भी कुरु प्रदेश ही था। ठीक है, अब देखिए इसके पर्वतों की बात कर लेते हैं। तो इसके सेंटर में जो था वो था मेरू पर्वत। यहाँ नीचे देख लेते हैं अपन, बिल्कुल सेंटर में मेरू पर्वत है। उसके बाद में इधर अपन चलते हैं तो फिर आता है नीला पर्वत, फिर था श्वेत पर्वत, और फिर इसके बाद में आगे था श्रृंगवान पर्वत। ठीक है, वैसे ही अगर पश्चिम में अगर अपन चलते हैं तो यहाँ मेरू के बाद में जो पर्वत था उसका नाम था निषाद पर्वत। निषाद के बाद में हेमकूट पर्वत, और हेमकूट के बाद में आगे का जो क्षेत्र था यहाँ आता था हिमालय पर्वत। ये इस प्रकार से पर्वतों की स्थिति थी। लेकिन ये पर्वत जैसे अपन ने इसमें देखे हैं वैसे इसमें स्थिति इनके अगर मानचित्र में देखें तो मानचित्र में देखिए इस प्रकार से नहीं है, उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं है। यहाँ अपन ये दर्शाने के लिए है। मानचित्र में इनकी स्थिति अगर अपन दर्शाएं तो वो इस प्रकार से रहेगी। देखिए ये यहाँ का जो क्षेत्र है ये है हिमालय का। ठीक है, हिमालय से उत्तर में फिर अगर अपन आगे जाते हैं तो फिर आगे का आएगा हेमकूट पर्वत, जिसको कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये कैलाश भी कह सकते हैं अपन इसको। तो हिमालय की स्थिति हो गई ये नंबर 1, यहाँ पर नंबर लगा देते हैं। नंबर 2 साथ साथ में लगा लीजिएगा नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, फिर तीसरा था जो यहाँ पर मेरू के जस्ट नीचे, इसका नाम था निषाद। तो ये हो गया निषाद। फिर मेरू आ गया खुद 4 नंबर पे। 5 नंबर पे फिर कौन सा था, नीला पर्वत। तो इलाव्रत के ये वो वाला हो गया नीला पर्वत, ये 5 नंबर। फिर उसके बाद में 6 नंबर पे श्वेत पर्वत था। तो श्वेत पर्वत यहाँ पे, जिसमें जो ये हिरण्यवर्ष था ये बीच में आएगा इसके। ठीक है, और 7 नंबर पे श्रृंगवान है
तो 7 नंबर पे श्रृंगवान हिरण्य, और ये उत्तर कुरु का जो क्षेत्र है यहाँ। देखिए ये श्वेत वर्ष का जो क्षेत्र था ये वाला, इसके ऊपर हिरण्य रह गया। हिरण्य जो हिरण्यक वर्ष है, इसके दक्षिण में तो जो क्षेत्र है वो तो है नीला पर्वत, और इसके जो श्वेत पर्वत, देखिए ये नीला है ना, हाँ, तो ये इसके दक्षिण में नीला पर्वत है, और उत्तर में कौन सा हो गया, हिरण्य के श्वेत पर्वत, और लास्ट में यहाँ है एक ऊपर और है, ये इसका नाम है श्रृंगवान पर्वत, ये 7 नंबर का। तो ये बना लीजिए, कल अपन इसकी बात करेंगे क्योंकि आज तो समय हो गया है। तो कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद। डायग्राम कंप्लीट है, ये तब बना लीजिए, जम्बू द्वीप का है।